नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, नोटिफिकेशंस के बारे में, डायरेक्टिव्स के बारे में, पॉलिसी मैटर्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे सामने ऐसा ही एक टॉपिक है, एक विषय है कि रजिस्ट्रार के पास में हो सकता है वो डिप्टी रजिस्ट्रार हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो या ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो, कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से मैटर्स को हम लेके जा सकते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्शन में जीत के आने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास में अनलिमिटेड पावर है और उनके किए गए हुए कोई गलत काम को कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कहीं पे कोई चेक नहीं है। या जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उनको लगता है कि अभी तो 5 साल के लिए हमने चुन लिया है, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अनलिमिटेड पावर एंजॉय कर रहे हैं जो ऑफिस बेयरर्स हैं या जो ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौन कौन से मुद्दे आप लेके जा सकते हो, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो कंप्लेंट्स टू द रजिस्ट्रार, हम कौन कौन सा सब्जेक्ट्स को लेके जा सकते हैं, कौन कौन से मैटर्स को लेके जा सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी ऑन मिस रिप्रेजेंटेशन। सोसाइटी का फॉर्मेशन करने के टाइम में जो प्रमोटर्स होते हैं, चीफ प्रमोटर होते हैं, वो लोग काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं, डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं, एफिडेविट देने पड़ते हैं। काफी सारे लोग मिलके उसको सोसाइटी का फॉर्मेशन करना पड़ता है, लिस्ट ऑफ द मेंबर्स देने पड़ते हैं, एड्रेसेस देने पड़ते हैं, बैंक अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं। तो बहुत सारी जो प्रोसीजर्स है, उस टाइम में आपने कोई गलत चीज देके मिस रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है और उसके बेस पे सोसाइटी का फॉर्मेशन किया हुआ है, हो सकता है वो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई और ऐसी सोसाइटी हो, तो इस केस में ये कंप्लेंट रजिस्ट्रार के पास दिया जा सकता है, नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है। नॉन इश्योरेंस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, आप सोसाइटी के मेंबर बन गए, लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिल गया, आपको शेयर सर्टिफिकेट आपको फिर भी नहीं दिया जा रहा है, सोसाइटी में काफी टाइम हो गए, 6 महीना ऑलमोस्ट हो गए, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो वो मैटर भी आप सोसाइटी के जो है, अगर सेक्रेटरी चेयरमैन से आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप ये रजिस्ट्रार ऑफिस तक लेके जा सकते हो, इसका कंप्लेन आप डाल सकते हो। ठीक है। तीसरा, रिफ्यूजल ऑफ द मेंबरशिप। 90 दिन के अंदर आपको मेंबरशिप मिल जाना चाहिए। आप सारा ड्यू, जितने भी प्रोसीजर है उसको आप सेटिस्फाई आप कर रहे हो और उसके बाद भी सारे डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद भी, नेसेसरी एंट्रेंस फीस भरने के बाद भी, ट्रांसफर प्रीमियम वगैरह भरने के बाद भी, शेयर की वैल्यूज भरने के बाद भी और जो भी अंडरटेकिंग वगैरह जो सब चाहिए वो सब देने के बाद भी नहीं हो रहा है, आपकी मेंबरशिप नहीं हो रहा है, आप जाइए एक पिटीशन फाइल कीजिए, एक कंप्लेंट लेटर दीजिए, तो उस केस में भी आप रजिस्टर ऑफिस जा सकते हो। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द नॉमिनी इन द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में अगर आप देखिए, जो भी आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपके नाम पे जो फ्लैट है, आप चाहे ओनर हो, जॉइंट ओनर हो, और आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हो कि आपके डेथ के बाद टिल जब तक आप हेयर को वो पास नहीं हो जाए तब तक कोई उसका कस्टडियन रहे, कोई नॉमिनी रहे, कोई ड्यूटीज वो करता रहे, और सोसाइटी कर ही नहीं रही है, नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं रही है, वो रिकॉर्ड पे ले ही नहीं रही है, तो उस केस में भी आप रजिस्ट्रार ऑफिस को अप्रोच कर सकते हो। फिर देखते हैं कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। जनरली आप देखोगे सोसाइटी में जो काफी सारे लोग भाड़े पे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये प्रॉपर्टी को लेते हैं, मगर आपको नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस अगर आपने भाड़े पे लगाया भी है तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द मेंटेनेंस चार्जेस सोसाइटी को आपको देना पड़ेगा। कुछ लोग ये दे नहीं रहे, कहीं कहीं पे वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, साठ गांठ की वजह से भी मैनेजिंग कमेटी किसी स्पेसिफिक मेंबर से कलेक्ट नहीं कर रही है, बाकी लोग भर रहे हैं, तो ऐसे केसेस भी रजिस्ट्रार ऑफिस तक लिया जा सकता है। अब डिमांड ऑफ द एक्सेस प्रीमियम फॉर द ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर प्रीमियम जो है, देखिए आप 3 टाइप की फीस भर रहे हो। एक तो एंट्रेंस फीस 100 रुपए का भर रहे हो, 10 आपने शेयर लिया तो 50 × 10 आपने 500 भर दिया, और एक ट्रांसफर प्रीमियम भी आप भर रहे हो, जो ये प्रीमियम मैक्सिमम आप 25,000 तक ले सकते हो। बट कोई कोई सोसाइटी जैसे हाई वैल्यू सोसाइटीज है, कहीं पे 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का फ्लैट है, कहीं पे देखो 50 लाख का अगर आपका फ्लैट है तो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू जितनी है, और
5 करोड़ रुपए का भी अगर आपका फ्लैट है तो भी आपकी 25,000 रुपए से ज्यादा आप ले नहीं सकते हो। इसके बारे में सर्कुलर है स्टेट गवर्नमेंट का, तो उस केस में भी आप रजिस्टर ऑफिस में अप्रोच कर सकते हो। नॉन सप्लाई ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड द डॉक्यूमेंट्स। अब रिकॉर्ड्स एंड द डॉक्यूमेंट्स क्या है कि जो आपसे रिलेटेड मैटर है, या आप बैलेंस शीट लेना चाहते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना चाहते हो, एजीएम के मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपको सोसाइटी या बायलॉज की कॉपी लेना चाहते हो, या आपसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है आपके फाइल में जो रखा हुआ है वो लेना चाहते हो, वो सोसाइटी को देना ही पड़ेगा। एक्ट उसमें सेक्शन 32 में दिया गया, उसके हिसाब से वो आपको देना पड़ेगा। कहीं कहीं पे ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं तो अप्रोप्रिएट चार्जेस भी उस पे है। अभी अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से चार्जेस है, जितने चार्जेस है मल्टीप्लाइड बाय हर दिन जब तक आपने नहीं दिया तब तक वो चार्जेस लगेंगे, और शायद मैक्सिमम ये 5,000 रुपीज तक भी ये चार्जेस पेनल्टी आपके ऊपर लग सकते हैं, और इसके बेस पे डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉन सप्लाई ऑफ द कॉपीज एंड रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन द सोसाइटी। फिर उसके बाद जाते हैं कि टेम्परिंग और सप्रेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के रिकॉर्ड्स मतलब आई रजिस्टर है, जे रजिस्टर है, बाकी जो भी एसेट्स ऑफ द सोसाइटीज के जो रिकॉर्ड्स है, या शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, या ऐसा, या कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉपी हैं, ऐसे कोई भी रिकॉर्ड कहीं कहीं पे ऐसा होता है, कहीं पे हियरिंग चलता है, और हो सकता है मैनेजिंग कमेटी उस हियरिंग में ऐसा कोई चीज चाहती नहीं है जो प्रोड्यूसर जो उनके अगेंस्ट में जाए, तो वहां पे भी वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, म्यूटिलेट करने की कोशिश करती है। टेम्पर मतलब उसमें ओवरराइटिंग करके कुछ और, जब जनरली मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर उसको भी वो टेम्पर करने की कोशिश करती है, जहां पे वो गलत प्रूफ हो जाए। तो ये आप टेम्पर नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हो, सप्रेस नहीं कर सकते हो। जानबूझ के आप किसी चीज को, इन्फॉर्मेशन को, या किसी डॉक्यूमेंट को सोसाइटी के मेंबर को दे नहीं रही हो, और या तो वो उसका खुद का हो सकता है या पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में आप उसको रिवील नहीं कर रहे हो, उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है डिस्ट्रॉय भी नहीं करना है, दबा के भी नहीं रखना है, और उसमें टेम्पर या धांधली उसमें नहीं करना है, उसमें चेंजेस भी नहीं करना है। ये सारे रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी है। उस कंडीशन में भी आप रजिस्ट्रार ऑफिस को अप्रोच कर सकते हो। फिर उसके बाद आप देखिए रिकॉन्सिलिएशन ऑफ द अकाउंट्स, मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ है, आपके इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में कुछ है, आपके बैलेंस शीट में कुछ है, और आपकी जो रियल जो अकाउंट्स जो सोसाइटी के है कुछ वो बोल रहा है। आपने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, आपके बिल्स, इनवॉइसेस और आपका कथनी और कहनी में कुछ फर्क है, मिसमैच है, तो ऐसे मैटर्स को भी लेके जा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस की। और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द चेक और एनी अदर कॉरेस्पोंडेंस, आप सोसाइटी का मेंबर बनना चाहते हो, एंट्रेंस फीस भरना चाहते हो, आपने उसे चेक से दिया, या कोई और आपके डिफॉल्टर बन गए हो, आपके इंटरेस्ट के साथ आप चेक दे रहे हो, या सोसाइटी उसमें कुछ और इलीगल डिमांड कर रही है, अनवांटेड, इलीगल, अनफेयर डिमांड कर रही है, तो वैसे केसेस को भी आप लेके जा सकते हो। जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया कि ट्रांसफर प्रीमियम 25,000 मैक्सिमम है, और सोसाइटी बोलिए नहीं आपको इससे भी ज्यादा देना है, नहीं तो तब तक आपके प्रोसीजर को रोक के बैठे हुए हैं। तो ये सारे इलीगल और ये सब आर्म ट्विस्टिंग के जो तरीके हैं ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस को आप रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आप फ्लैट के ओनर हो और आपके देहांत के बाद आप चाहते हो कि आपकी फ्लैट की नॉमिनी ये बने, जब तक रियल हेयर्स को नहीं जाए तब तक कोई नॉमिनी रहे, उसका टेक केयर करे, उसका देखभाल करे, उसको कस्टडियन उसका बने। तो और सोसाइटी अगर रिजेक्ट, एक तो सोसाइटी को रिजेक्ट अगर एक्सेप्ट करना है, इतने दिन के अंदर आपने लिख के नहीं बताया तो इट इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, और आपको रिजेक्ट करना है तो आपको लिख के बताना पड़ेगा। इन केस ऑफ रिजेक्शन, क्यों रिजेक्ट किया आपको रीजन बताना पड़ेगा, उस केस में आप फर्दर अप्रोच कर सकते हो रजिस्ट्रार ऑफिस की। और ठीक है, तो रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन हो गया।
नॉन मेंटेनेंस ऑफ द और इनकम्प्लीट मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ द सोसाइटी। बहुत सारी चीजें आपको सोसाइटी ऑफिस को मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे अकाउंट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों से रिलेटेड, मिनट्स ऑफ द मीटिंग से रिलेटेड, सर्कुलर से रिलेटेड या ड्राफ्ट मिनट्स से रिलेटेड, एजीएम के रिकॉर्ड से रिलेटेड, इंडिविजुअल फाइल्स ऑफ द सोसाइटीज के जो मेंबर्स है उससे रिलेटेड, सोसाइटी के एसेट से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारी फाइल्स है। अगर आप उसे प्रॉपरली, जैसे बायलॉज में, जैसे एक्ट में, जैसे रूल्स में दिए गए हैं, या स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग डायरेक्टिव जो टाइम पे निकलते रहते हैं, उसके हिसाब से अगर मेंटेन आप नहीं कर रहे हो तो ऐसे कंप्लेंट्स भी रजिस्ट्रार के सामने लाया जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद नॉन प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल अकाउंट्स और रिपोर्ट्स विद इन ए प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। अब देखिए, आपके अंदर वो बायलॉज के अंदर, एक्ट के अंदर, रूल्स के अंदर ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि आप जैसे ऑडिट ऑफ द सोसाइटी ऑफ फाइनेंशियल ईयर इतने तारीख को हो गया, 31 मार्च को हो गया, उसके 4 महीने के अंदर आप ऑडिट कर लो, उसके और 2 महीने के अंदर आप जो भी ये रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट्स वगैरह बना लो, और फिर उसके बाद ये आपको जनरल बॉडी मीटिंग में लेके जाना है, और वो भी आपको 30 और 30 सितंबर से पहले आपको ये कंप्लीट करना है। तो जिसके लिए जो प्रोविजन दिए गए हैं वो डेट और टाइमलाइन आपको फॉलो करना है। नहीं करते हो तो ऐसा मैटर भी आप रजिस्टर ऑफिस को लेके जा सकते हो। सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी को डिसमिस करना शायद बहुत इजी हो सकता है अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, लोगों के इंटरेस्ट में काम कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हो, तो आप सेफ हो। और आप गलत चीज कर रहे हो तो आपके ऊपर काफी सारे प्रोविजंस है, वो आपके ऊपर लागू हो सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से मैनेजिंग कमेटी, उसके चेयरमैन, उसके सेक्रेटरी, उसके ट्रेजरर, जो ये ऑफिस बेयरर्स है या ऑफिसर्स है, मैनेजर है, उनको ध्यान से करना है। फिर उसके बाद मिस अप्रोप्रिएशन और मिस एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स ऑफ द सोसाइटी। आपने जनरल बॉडी में किसी एक चीज के लिए पास किया, आपने पास किया कि आपको एक पोडियम बनाना है या आपको कुछ एक सीमेंट के स्लैब बनाना है, और आपने कुछ जाके और बना दिया, क्रिकेट का टर्फ जाके बना दिया, अप्रूवल कुछ और है। जनरल बॉडी इज द हाईएस्ट पावर इन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अप्रूवल किसी और चीज का है, आप कर कुछ और रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने मिस एप्लीकेशन किया। मिस अप्रोप्रिएशन कैसे है, आपको मिला है 7 लाख का काम करने के लिए, आप 12 लाख का काम करके बैठ गए, खर्चा करके बैठ गए। हो सकता है आपका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो उसमें, तो वो आपने क्या किया, मिस अप्रोप्रिएशन किया। या आपने फर्जी बिल बनाया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, फर्जी इनवॉइसेस बनाए, फर्जी कोटेशंस लिए, कैसे भी मैनिपुलेट करके मिस अप्रोप्रिएट किया, और लोगों का जो भरोसा है, आपने उस ट्रस्ट को ब्रीच किया। चाहे आपने मिस अप्रोप्रिएट किया या मिस एप्लीकेशन किया, दोनों ही केस में मैटर जाएगा। फंड किसका है, सोसाइटी का है। सोसाइटी के लोग मेंटेनेंस हर महीने या क्वार्टरली भर रहे हैं, तो उनके पैसों के रखवाले करने का काम किसका है, आप हो। तो आप कस्टोडियन ऑफ देयर ट्रस्ट एंड देयर मनी हो। ठीक है। आप अगर सही से रखवाली नहीं करोगे, धांधली करोगे, तो मैटर जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, और आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, आपका बैर भी हो सकता है, आपको 5 साल इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। फिर डिफॉल्टर एंड डिस्क्वालीफाइड मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इसमें मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी आते हैं, सोसाइटी के मेंबर भी आते हैं। हो सकता है किसी बेस पे आपका एक्सपल्सन हो रहा है सोसाइटी से, हो सकता है किसी बेस पे आपका जो एप्लीकेशन है वो ड्यू प्रोसीजर वो फॉलो नहीं कर रहा हो, उसमें सारे जितने भी जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो आपने जमा नहीं किया हुआ है, उसमें डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया, अफिडेविट जमा नहीं किया, अंडरटेकिंग जमा नहीं किया, एंट्रेंस फीस नहीं भरा, ट्रांसफर पेमेंट नहीं भरा, शेयर की वैल्यूज नहीं भरे, या फिर कमेटी के मेंबर हो मगर आप बार बार खुद ही कमेटी के मेंबर होने के बाद भी आप पैसा नहीं भर रहे हो, मेंटेनेंस का जो अमाउंट है सबसे पहले तो आपके ऊपर ही एप्लीकेबल है। बीइंग ए कमिटी मेंबर, इट इज योर प्राइम ड्यूटी to give the money to the society for the maintenance charges, and you should set example for others
कि वो लोग भी वैसे ही करें। मगर आप खुद ही नहीं कर रहे हो तो आप तो पहले ही डिस्क्वालीफाइड हो, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा। या फिर डिफॉल्टर 3-3 महीने में भी आप 3 नोटिस के बाद भी आप अगर नहीं भर रहे हो तो आप सोसाइटी के डिफॉल्टर हो, डिफॉल्टर ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस। तो दोनों ही केस जाएगा किसको, रजिस्ट्रार के पास में जाएगा, और उस केस में कमेटी मेंबर या मैनेजिंग कमेटी का एज एप्लीकेबल डिस्क्वालिफिकेशन भी बन सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ द सोसाइटी। आपको कुछ भी करना है, ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि सोसाइटी के मेंबर्स और द जनरल बॉडी और जनरल बॉडी के द्वारा किए गए हुए मीटिंग, दैट इज द सुप्रीम ऑथोरिटी इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिना उनके परमिशन के आप एक पैसा खर्चा कर रहे हो, मिसमैनेजमेंट कर रहे हो, मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हो, और आप धांधली करने की कोशिश कर रहे हो, करप्शन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे चार्जेस आपके ऊपर सेट होंगे। और ये बहुत एग्रीवेटेड चार्जेस हैं, इसके बेस पे आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकते हैं। तो जनरल बॉडी में जो एजेंडा अप्रूव्ड है, मेजोरिटी से अप्रूव्ड है, और उसको रजिस्टर ऑफिस भेजा गया है, वही उसी के बेस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो। अपने मन से आप इन्वेस्टमेंट किसी जगह में विदाउट द परमिशन ऑफ द जनरल बॉडी नहीं कर सकते हो, ये स्ट्रिक्टली याद रखना है। फिर उसके बाद ऑडिट और ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आप टाइम पे नहीं भेज रहे हो। अब 4 महीने के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के 4 महीने के अंदर आपको ऑडिट कर लेना चाहिए। आपका जो भी ऑडिटर होगा, किसी ऑडिटर होगा, आप 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए आप सोसाइटी में रख सकते हो विद द परमिशन ऑफ द जनरल बॉडी। 4 महीने के बाद भी अगर उसमें कोई चेंजेस करने हो, उसमें रेक्टिफिकेशन करने हो, उसको भी आपको कर लेना चाहिए ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर। और ये दोनों ही आप नहीं कर रहे हो, टाइमलाइन फॉलो नहीं कर रहे हो, या तो कर नहीं रहे हो या टाइमलाइन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये मैटर जाएगा किसके पास, ये जाएगा रजिस्ट्रार, कंसर्न रजिस्ट्रार जो आपकी जुरिस्डिक्शन में, उसके पास जाएगा। देन नॉन कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द कमिटी एज पर द लॉ। अब लॉ, एज पर द लॉ कहीं कहीं पे प्रोविजनल कमिटी है, हो सकता है वो 1 साल के, जब सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो गया 1 साल के लिए वो प्रोविजनल कमिटी है, हो सकता है एक्सटेंशन मिले, 1 साल का और एक्सटेंडेड हो, या एज पर द ऑर्डर फ्रॉम द रजिस्टर ऑफिस, या फिर आपकी एक परमानेंट मैनेजिंग कमेटी है और 5 साल की वो मैनेजिंग कमेटी है। 6 महीना पहले आप इलेक्शन के प्रोसीजर शुरू कर दो और आप वो कर ही नहीं रहे हो। 5 साल कंप्लीट होने के लिए आ गया, 5 साल कंप्लीट भी हो गया, अब फिर भी अभी कुर्सी में बैठे हो, सोसाइटी का फंड खर्चा करने में लगे हो, इलेक्शन का कोई प्रोसीजर ही नहीं कर रहे हो, कुछ इनिशिएट ही नहीं कर रहे हो। तो उस केस में भी नॉन कंडक्टिंग द इलेक्शन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, 5 साल 1 साल या जहां जहां पे जैसा ऑर्डर में प्रोविजन दिया गया है, तो वहां पे भी ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। रजिस्टर ऑफिस में मैटर जाएगा, तो रजिस्टर विल टेक चार्ज द अफेयर्स ऑफ योर सोसाइटी। फिर उसके बाद आते हैं नॉन कन्वीनिंग ऑफ द जनरल बॉडी विद इन द प्रिस्क्राइब और बिफोर 30 सितंबर ऑफ ईच ईयर। So it is mandated in the Act, bylaws and rules, the general body, the annual general body meeting has to be taken before the 30th September or on the 30th day of the September of each year. और अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऐसा मैटर भी सोसाइटी का रजिस्टर ऑफिस में जाएगा। then register will depute someone, he will take the जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ योर सोसाइटी, एंड उस केस में जो भी खर्चा होगा दैट हैज टू बी इनकर्ड फ्रॉम द फंड्स ऑफ द सोसाइटी, एंड द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से ये नहीं हुआ, उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। फिर जाते हैं रिजिग्नेशन बाय द कमिटी। कहीं कहीं पे कमिटी के कोई मेंबर रिजाइन कर रहा है, कहीं पे काफी सारे मेंबर्स रिजाइन कर रहे हैं, या मैनेजिंग कमेटी का कोरम गिर रहा है। हो सकता है कोरम गिरने की वजह से आपकी मैनेजिंग कमेटी स्टेलमेट में आ जाए, या मैनेजिंग कमेटी फंक्शन करने के काबिल रहे नहीं। तो ऐसे मैटर्स भी रजिस्टर ऑफिस के सामने, या पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी ही रिजाइन करनी चाहती है, तो ये मैटर सोसाइटी का जो है ये रजिस्टर ऑफिस के सामने
रजिस्ट्रार के सामने लाना ही पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी, कंपल्सरी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स एंड द स्टेटमेंट, जिस जैसा भी आपका एनुअल जो रिटर्न्स है, जो बैलेंस शीट है, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, या जो इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, या एक्टिव मेंबर्स का और नॉन एक्टिव मेंबर्स का आपको रिटर्न्स भरने, अलग अलग बहुत सारे रिटर्न्स होते हैं। जो भी स्टैट्यूटरी रिटर्न्स है वो आपको भरने पड़ेंगे। वो आपने टाइम पे भरा नहीं या आपने वो टाइमलाइन फॉलो नहीं किया तो भी रजिस्ट्रार ऑफिस को अप्रोच किया जा सकता है, एंड द रजिस्ट्रार विल देन एंश्योर ऑल द रिटर्न्स आर कंप्लाइड विथ। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्टिव एंड नॉन एक्टिव मेंबर्स। अब जनरली एक्टिव एंड नॉन एक्टिव मेंबर्स का कैसे क्लासिफिकेशन हो रहा है, एज पर दी जो भी बायलॉज एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, कहीं कहीं पे एज जैसे लिखा हुआ है कि हो सकता है कि 5 साल में एक भी कोई भी एक सर्विसेज आपको यूज करना चाहिए। बेसिकली सर्विसेज मीन्स आपका मेंटेनेंस भर रहे हो, आप 5 साल में कोई एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग को आप अटेंड कर रहे हो, तो भी इससे ये कन्वे होगा कि आप वेदर आप एक्टिव मेंबर हो या नॉन एक्टिव मेंबर हो, तो उस हिसाब से भी ठीक है। एंड ये एज पर द गाइडलाइंस, एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें चेंजेस अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, होते रहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्टिव एंड नॉन एक्टिव मेंबर्स ये भी आपको भेजना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस, एंड उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, रिकॉर्ड उसका रखना पड़ता है। दिस इज एसेंशियल। ये काफी टाइम इट इज वेरी एसेंशियल व्हेन इट इज इलेक्शन के टाइम में। हो सकता है कि इलेक्शन के टाइम में इसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस हो। फिर उसके बाद हम आते हैं एनी अदर लाइक मैटर दैट फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार और द कंसर्न रजिस्ट्रार। और ऐसा दूसरा कोई मैटर जो रजिस्ट्रार में, इतने सारे जो हमने ऊपर जो डिस्कस किए, सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, ये या इससे रिलेटेड ये आपको लगता है कि वो रजिस्ट्रार के अंडर आ सकता है, तो वैसे मैटर्स भी आप रजिस्टर ऑफिस लेके जा सकते हो। ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जब हम चुन के एक बार आ जाते हैं तो लोगों का ट्रस्ट और लोगों का फंड कि आप कस्टडियन हो, और आपको ये कस्टडी इसलिए दिया गया है कि आपके ऊपर एक बायलॉ है, एक एक्ट है, एक रूल्स एमसीएस रूल्स है, और काफी अलग सारे नोटिफिकेशन है, डायरेक्टिव्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट है। क्योंकि जहाँ पे पैसा है वहां पे ट्रस्ट होना जरूरी है, जहाँ पे पावर है वहां पे ट्रस्ट होना जरूरी है। जहाँ पे पैसा और पावर दोनों है वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन ए लार्जर, मतलब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। उनके इंटरेस्ट में वो काम करते रहना चाहिए, कंप्लायंसेस करते रहना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो जो एक्ट है, रूल्स है, जो बायलॉज है, नोटिफिकेशन है, डायरेक्टिव्स है, वो आपके ऊपर हावी होंगे, तो आपके ऊपर वो फिर सुपरसीड करना शुरू कर देंगे। तो आपको चीजों को फॉलो करना है और बहुत ही डिलीजेंटली, बहुत ही केयरफुली सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और लोगों की भलाई के लिए ही काम करना है। तो ऐसी ही चीजों को जानने के लिए, डिस्कस करने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। नमस्कार।